हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कि चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम से संबंधित। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो चैप्टर वाइज ही पूछता है, चैप्टर से ही पूछेगा। कंपटीशन लेवल तो है नहीं ये कभी 9th कभी 10th कभी 12th से पूछेगा। तो जब भी पूछेगा तो चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, आपको एक भी नंबर स्किप नहीं होगा, एक भी मार्क्स आपको छूट नहीं पाएगा। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, यहाँ पर कोई भी फेक नहीं है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिएगा। और मेरा सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है सो आपको तैयारी कराया जाएगा एकदम ईमानदारी पूर्वक से। तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 13 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 16 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, और 13 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है। आप लोग देख रहे होंगे कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग देख रहे होंगे कोई भी इसमें फेक नहीं है। तो भारत में कहाँ जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्था में। तो हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर जो होगा इसका, जो राइट आंसर इसका टिक करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट होता है। क्योंकि रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे का ये गेसिंग क्वेश्चन है। अगर बुक से आप रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए जो है सो आरक्षण की, यानी कि आरक्षण मतलब होता है कोई भी चीज़ में छूट की व्यवस्था किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पंचायती राज संस्था में जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंस। कौन करता है? प्रेसिडेंस। तो अभी के जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है। कैवा नंबर के? तो 15वां नंबर के द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है कि भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन कैसी है? तो वह जटिल है। कैसी है? जटिल, जिसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, 1990 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो बना था 1990 यानी कि 1990 में जो है सो बना था एक्ट। इंग्लिश में अधिनियम यानी कि कानून को एक्ट बोलते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या था? यानी कि वोट डालने का जो है न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र कितना है? भारत में कोई भी व्यक्ति कितना उम्र का कम से कम होगा जो वोट डाल सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, और उसका मतदाता पत्र में उसका नामांकन होना चाहिए। वो व्यक्ति 18 साल होने के बाद जो है वह वोट डाल सकता है। चलिए नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन 2011 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का, बंटवारा का आधार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानवता। मानवता जो है सो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में, सामाजिक विभाजनों को, सामाजिक का बंटवारा न हो उसको संभालने में इनमें से कौन सा बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो इसका
बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए जो है शांति तरीके से ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है लोकतंत्र में, एकदम हल्ला प्रसाद ना हो, एकदम शांति ढंग से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाग कितना है, तो भाग जो है सो 22 है टोटली। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 यहाँ पूछ रहा है आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिक का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। समानता का अधिकार जो है सो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यह देखिए 2019 में यह फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित किस पर होता है, तो धर्म पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो धर्म पर जो है सो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। नेक्स्ट है कि सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए होगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करते यही सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क यानी कि सही इसका मायने है। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीए यानी कि बिहार मॉडल क्वेश्चन इस बार भी दिया गया है और 2013 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2015 में फर्स्ट शिफ्ट में, 18 में फर्स्ट शिफ्ट में और 2019 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण जो है सो अमेरिका है, जिसका राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 15 संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित क्या करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 क्या घोषित करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। धर्म, वंश, जाति, वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। अब मान के चलिए कहीं किसी के धर्म के बदौलत विरोध किया जा रहा हो, वंश के द्वारा विरोध किया जा रहा हो, या जाति के आधार पर विरोध किया जा रहा है, या वंश आधारित भेदभाव किया जा रहा है, इसका विरोध करना जो है सो संविधान के अनुच्छेद 15 में यह दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर क्या था क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है सी। धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करना अनुच्छेद 15 में दिया गया है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए काफ़ी अपने आप में सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर झूठ फेक नहीं है। किसी अन्य चैनल के द्वारा जो यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं मिलेगा और इस चैनल पर कोई भी किसी चीज़ का जो है सो वीडियो नहीं अपलोड होगा। सिर्फ 10th क्लास से संबंधित सभी सब्जेक्ट का बारी से इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा और सभी सब्जेक्ट का इस पर वीडियो डाला जाएगा और नोट्स टेलीग्राम पर डाला जाएगा। तो एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK वहाँ से ज्वाइन और फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, 2014 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ है 2014 में हुआ था। तो चुनाव कितने साल पर होता है, तो 5 साल में। 16वीं हुआ 2014 में, तो 17वीं कौन साल में होगा, तो 14 5 19 यानी कि 2019 में जो है सो 17वीं होगा। और 19 और 5 कितना होगा, तो 19 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 19 और 5 हो गया 1 20। अच्छा 24 में जो होगा वो 18वीं लोकसभा चुनाव होगा 2024 में। नेक्स्ट है कि तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, यानी में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और जबकि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, केरल यह राज्य है। नेक्स्ट है यह बिहार मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति जो है सो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि रंगभेद के आधार पर विरोध नहीं करते थे। बिहार मॉडल क्वेश्चन 2013 में फर्स्ट शिफ्ट, 17 में फर्स्ट शिफ्ट, 18 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, 18 में भी सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 18 में फर्स्ट शिफ्ट में भी, 18 में सेकंड शिफ्ट में। तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो रंग के भेद के आधार पर जो विरोध नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, JD गुड।
जेडी गुड्डू जो हैं से रंग के लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है, इनमें से सही कथन जो है सो कौन सा है, वो सही हमको चुना है। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन कहीं भी पढ़िए तो क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन जब समझ में आए तो उसका आंसर दीजिए, नहीं तो स्किप करके आगे निकल जाइए, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम टेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा ऐसे टाइम पास कीजिएगा तो टाइम पास नहीं होगा, जबकि एग्जाम में जो है टाइम पास जल्दी हो जाता है। आप लोग तो प्रथम बार देने जा रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, जो सही कथन होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यही सही कथन है इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है, उनमें सही चुनना था, इसमें से गलत चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये गलत है। क्या है, ये गलत है, लेकिन आंसर हमारा यही होगा क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पर गलत बयान के बारे में। तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर कौन सा देश विखंडित करने में सहायक होता है, आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, यही जो है कथन गलत है, निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में इनमें से कौन सा है जो भारत अपना देश के लिए सही है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत चलता है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत चलता है, यही ऑप्शन नंबर ए सही है इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म का राज्य का आधार पर माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है, पाकिस्तान। इसका राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी जो है से इस्लामाबाद है। कहाँ है, इस्लामाबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है तो कैसी व्यवस्था है, तो डी उपयुक्त सभी लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए उपयुक्त सभी जो है सो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बिल्कुल हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार मॉडल इस बार भी क्वेश्चन पूछने का है जो संभावना है, और 13 के सेकंड शिफ्ट में 14 के सेकंड शिफ्ट में आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन किया गया है, यहाँ कोई फेक की बात नहीं है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। लोकतंत्र जनता का, देखो क्वेश्चन को मेरा प्रयास है समझाने का नॉर्मल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में एकदम। तो तेज विद्यार्थी का तो कोई भी समझा देता है एकदम, थोड़ा सा जो लेट से समझता है उस विद्यार्थी को, कमज़ोर विद्यार्थी को समझाए वही टीचर कहलाता है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यह कथन यानी कि जनता के लोकतंत्र जो है सो लोकतंत्र जनता का है, किसका, जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के शासन के लिए, यह किसने कहा था, कौन बोला था, ठीक ना, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। अब्राहम लिंकन ने बोला था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, यह अब्राहम लिंकन ने बोला था। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे होंगे। और इसका जो है अगर चाहते हैं इन नोट्स पाना या PDF चाहना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एग्जामिनेशन मास्टर ID के सर्च करके टेलीग्राम पर आप जाइए, वहाँ से ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम भी सर्च कर ज्वाइन कर लीजिए एग्जामिनेशन मास्टर ID के, नहीं तो इसका लिंक दिया गया है उसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से संबंधित कोई भी अगर डाउट है ना तो वहाँ पूछ सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। किस देश को सामाजिक विभेदन के कारण यानी कि समाज में भेदभाव के कारण जो है सो अपना देश का विखंडन का, इनका बंटवारा का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, यूगोस्लोवाकिया को जो है सो समाज में भेदभाव के कारण देश का विखंडन का सामना करना पड़ा। यानी कि समाज में भेदभाव होता रहा और कहता था समाज के लोगों की नहीं हमको एक दूसरा देश दे दीजिए। देखिए किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है सो किसी चीज़ के लिए प्रेरित कीजिएगा, किसी चीज़ को परेशानी दीजिएगा तो वो अलग होगा नहीं।
आगे है कि किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी रही, किस देशों में है तमिलों की समस्या हाल तक बनी रही। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीवर्धन में पूरम कोट्टे, और एक कोलंबो है। तो किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी रही? तो श्रीलंका देश में। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भूटान की राजधानी थिम्पू। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो नारीवादी। कौन सा? नारीवादी आंदोलन जो है सो लैंगिक समानता पर अधिकार यानी बल देता है, जोर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि 1931 में यानी कि 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए इसका राइट आंसर गणेश शंकर विद्यार्थी को जो है 1931 ईस्वी में सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा यानी कि इनका जो है सो सांप्रदायिकता के शिकार में जो सांप्रदायिकता के 1931 में सांप्रदायिकता हुआ था उसमें इनका जो है सो जान गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? तो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि इसका शुरुआती चैप्टर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हम लोग बोले थे उस चैप्टर में जो उस चैप्टर वहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है और देखिए क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग इसका जस्ट इसके पहले इसका चाहे यहाँ पर जो होगा यहाँ पर एरो टाइप का आएगा क्वेश्चन, उस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ लिखा आएगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लिंक आएगा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके पॉलिटिकल साइंस खोज प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें जो आपको वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री में जाइएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, ज्योग्राफी में जाइएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, साइंस में जाइएगा, साइंस का मिल जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी अलग अलग करके दिया गया कि आपकी कोई भी परेशानी समस्या ना हो वीडियो देखने में और खोजने में। तो 1931 में किसने सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा था? गणेश शंकर विद्यार्थी को। 2011 की जनगणना के अनुसार तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जनगणना 10 साल पर होता है, लेकिन 2011 में जनगणना हो गया है। तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी तक जनगणना भारत में नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना जो है सिस्टम को इधर से उधर गड़बड़ा दिया, तो अभी तक विलंब ही चल रहा है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। 22 भी जाने वाला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अभी तक कितने प्रतिशत साक्षर हैं? यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि महिला कितना साक्षर प्रतिशत है और पुरुष कितना साक्षर प्रतिशत है, ओनली टोटल दोनों यानी कि महिला और पुरुष मिलाकर कितना प्रतिशत साक्षर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, 64.6% जो है साक्षर है, यानी कि 64.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर की प्रतिशत है 64.6%। चलिए नेक्स्ट है आगे कि 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? यानी कि स्विट्जरलैंड में 18 साल हो गया तो वह महिला वोट डाल सकती है। यह प्रदान कब दिया गया था, कौन सा ईस्वी में, यही पूछ रहा है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। और 1971 में जो है सो इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था, और 1971 में ही है जो बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया 1971 में ही टूटकर। नेक्स्ट है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा जो हुआ था वो उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, कितना परसेंटेज? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो 10.68% जो है सो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.68%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जो है उसको आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें अगर आप गेस भी और गाइड भी नहीं लेते हैं तो फ्री में जो है आप PDF और नोट्स पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आप ज्वाइन भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK सर्च करके फेसबुक पेज पर जाइए या इंस्टाग्राम पर जाइए या टेलीग्राम पर, इसी चैनल के यूट्यूब चैनल के नाम से भी बना हुआ है कि आप लोग को भी खोजने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या, वहाँ परसेंटेज पूछा, आप संख्या पूछ रहा है, ये भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, 65 था, 65। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितना था? तो 65। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है काफ़ी यहाँ पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सो
किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, अगर राष्ट्रीय रहेगा तो वहाँ नेशनल होगा। नेक्स्ट है कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था। असम में जो है सो बिहार वासियों को अत्याचार हुआ था उन पर, तो उस पर क्या जातिवाद के आधार पर विरोध किया जा रहा था, या संप्रदायवाद के विरोध पर, या क्षेत्रवाद के विरोध पर, या लिंग आधार के विरोध पर उनका बिहार वासियों को असम में विरोध किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रवाद के विरोध पर जो है सो उनमें अत्याचार किया जा रहा था बिहार वासियों को असम में। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। अधिकार और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रथम प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अधिकार और अवसरों के मामले में महिलाओं को अगर विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नारीवादी कहलाता है। अगर मान के चलिए कोई महिला है, उसको अवसरों और अधिकारों में उसका जो सहायता करते हैं और उनको आगे हेल्प करते हैं लेने के लिए, कोई भी अवसर को पाने के लिए, तो वो नारीवादी कहलाता है कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। वित्तीय राजधानी की, भारत की वित्तीय राजधानी किन को, ऐसे तो जानते हैं आप लोग भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी किसको जाना जाता है, वित्तीय राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। वित्तीय राजधानी मुंबई को जाना जाता है, जबकि नॉर्मल राजधानी नई दिल्ली को माना जाता है ही भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना। दलित और महादलित की एक नई पहचान कौन सा राज्य बना, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना, वो बिहार स्टेट। पटना इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बन गए हैं 5वीं बार, और उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुछ दिन पहले ही। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषा लोग जाने जाते हैं। मुंबई में जो है सो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, गरीब भाया। गरीब भाया के से जाने जाते हैं मुंबई में उत्तरी भारतीय हिंदी भाषी लोग। नेक्स्ट है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, सही लाइन कौन सा लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी होगा 1971। इसमें पिछले ही बता दिए, बांग्लादेश जो अभी कहते हैं उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और अभी जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन यह दोनों जो है 1971 में टूट गया और बांग्लादेश एक नया देश के रूप में बन गया 1971 में। तो बांग्लादेश की आज़ादी जो है सो कब मनाया जाता है, तो 1971 में यह मनाता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, भारत 15 अगस्त 1947 को, इंडोनेशिया 1971 को ही। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसने कहा था। एक कोई व्यक्ति बोले थे एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसके द्वारा बोला गया था, यह लाइन कौन से महान पुरुष ने बोले थे, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, श्री जगजीवन राम। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो श्री जगजीवन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए नेक्स्ट है 40 का क्वेश्चन नंबर 40 है कि नस्ल आधार क्या है। नस्ल आधार क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव शास्त्र। जीव शास्त्र ही नस्ल आधार है। नेक्स्ट है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लैंगिक अभिप्राय की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, जब लैंगिकता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि बराबर भूमिका नहीं दिया गया। यह बिहार मॉडल क्वेश्चन और 2018 में यह फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया है, तो आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ
ईमानदारी पूर्वक ध्यानपूर्वक वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करता रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से कुछ नहीं जाता है। जहाँ तक हम मोटिवेट होते हैं कि चलिए आपको सही कंटेंट एग्जाम से संबंधित प्रोवाइड हो जा रहा है। और जो भी थॉट हो, जो भी विचार हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध, मैक्सिको में जो ओलंपिक समारोह चल रहा था उसके विरोध किया गया था, तो इसका कारण क्या। देखिए कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके कुछ कारण होता है ना, बिना रीजन के या बिना कारण के तो कुछ होता ही नहीं। तो यही मैक्सिको में ओलंपिक समारोह चल रहा था, उसमें विरोध किया गया था, तो इसका कारण पूछ लिया जा रहा है। नस्लवाद का विरोध था या क्षेत्रवाद का विरोध था। जैसे कि असम में बिहार वासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो क्षेत्रवाद के ऊपर हो रहा था, जैसे कि संप्रदाय या वर्गवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, तो ऑप्शन नंबर ए नस्लवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नस्लवाद के लिए जो मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान जो विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यह 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, जो भी अपना थॉट हो वो भी बताइएगा। और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साथ जोड़िए, क्योंकि दूसरों का भला तो अपना भी भला होगा। क्योंकि एक दिन से किया गया सही कर्म एक दिन अच्छा उसका फल मिलता है। तो आपको एक होमवर्क के तौर पर मिलता है, कमेंट सेक्शन में जाते जाते बताइएगा कि भारत में जो है साक्षरता दर कितना है। भारत में साक्षरता दर कितना है, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से आप लोग जितना पढ़कर लिखिएगा उतना याद रहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली चैप्टर से, क्योंकि एक भी चैप्टर आपको छूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। और एग्जाम से संबंधित एक भी नंबर आपको स्किप नहीं होने देंगे और एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाए, क्योंकि एग्जाम से निकल कर आए तो ये नहीं कहना कि ये मेरा क्वेश्चन छूट गया, नहीं आता था। ये मेरा प्रयास है। तो आप लोगों को प्रयास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।